हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज 23 मार्च आज शहीद दिवस है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। देखिए, भगत सिंह का एक बहुत अच्छा पंक्ति है कि इस कदर वाकिफ़ हैं मेरे जज्बातों से मेरे कलम कि मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है। तो देखिए, भगत सिंह की देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट के भरी है और वही देश प्रेम की भावना हम भारतवासियों के अंदर भरी होनी चाहिए। तो आज इन्हीं प्रेरणा स्रोत के साथ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हम कल की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पढ़ रहे थे और जिसमें हमने उनके दो प्रकार देखे, जिसमें प्रयोग के आधार पे और प्रोसेसिंग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे तो कल हमने पढ़ लिया और आज हमारा क्लास रहेगा प्रोसेसिंग के आधार पे। तो आपको याद है, कल का अगर वीडियो देखा होगा तो प्रोसेसिंग के आधार पे 10 प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो एक एक करके हम उनको जानते हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या वो किस प्रकार से कार्य करते हैं सिस्टम में, तो उनको देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोसेसिंग के आधार पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया कि हमारे 10 प्रकार के क्या थे, प्रोसेसिंग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम थे। तो चलिए, पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सीरियल मतलब कोई भी काम जब भी हम करते हैं तो सीरियल से, सीक्वेंस से करते हैं, लाइन बाई लाइन करते हैं। तो उसी से संबंधित ये हमारा सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक करके कार्य को क्या किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में फीड किया जाता है या कंप्यूटर मेमोरी में हम क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें एक काम इस तरह से होगा कि फर्स्ट लाइन के बाद दूसरी लाइन को स्टार्ट करेंगे, है ना। करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले जब तक हमारी एक लाइन ख़त्म नहीं होती तब तक हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि फर्स्ट लाइन के बाद ही दूसरी लाइन को स्टार्ट करेंगे। आपका सीरियल प्रोसेसिंग मेमोरी में एक बार में एक ही लाइन क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन ला सकते हैं या एक ही लाइन को हम फीड कर सकते हैं। एक एक करके वो क्या होता है, सीरियल बाय सीरियल सारी लाइनें क्या होंगी, प्रोसेस करेंगी। ठीक है, तो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके देखिए लाभ देखेंगे। तो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर लाभ की बात की जाए तो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन हैं वो इंस्ट्रक्शन को सीधे सीधे क्या करता है, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी कोड में आपके कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सीधे सीधे बाइनरी कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा लाभ ये कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस और हमारी आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, डायरेक्ट कंट्रोल करने का काम सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये देख सकते हैं कि आपके सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये इसके क्या क्या लाभ हैं और ये किस तरह से काम करता है। दूसरा हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र कंप्यूटर से सीधे नहीं जुड़ता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी जब इसे क्या होता है, कभी कभी जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो यूज़र और सिस्टम कंप्यूटर एक डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र कंप्यूटर से सीधे न जुड़ करके क्या करता है, ऑफलाइन डिवाइस जैसे क्या, जैसे कि मानिए पंच कार्ड है ना, या सीडी, डीवीडी, जो एक्स्ट्रा जो है एक्सटर्नल जो डिवाइस होती है जिनकी मेमोरी पहले ही उन डिवाइसों में मेमोरी फीड रहती है, डाटा फीड रहता है, तो उसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं और उसके बाद ही प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बैच में रखकर रन किया जाता है। तो ये जो है सीरियल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे सीधे यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली किसी अन्य डिवाइस एक्सटर्नल मेमोरी के माध्यम से क्या होता है, जुड़ता है। और साथ ही साथ जब हम प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें जब भी हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाए तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसको बैच में कन्वर्ट करके रन करा देते हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग स्पीड हमारी बढ़ जाती है। अब देखिए, इसके लाभ भी हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में क्या है, फास्ट स्पीड इसकी होती है। ठीक है, और दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू का समय और मेहनत क्या करता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ाता है।
कम कर देता है, बचाता है। देख के क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैच में कन्वर्ट हो जाता है ना, एक बैच में रख दिया जाता है सारे प्रोग्राम को और आसानी से उसको रन करा देते हैं। तो इससे हमारा समय और मेहनत, सीपीयू की मेहनत है ना, प्रोसेसिंग जो उसकी जो स्पीड होती है या कह सकते हैं कि एनर्जी होती है वो बचती है। अब एक घरेलू आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप क्या माना कि 6 गेस्ट आ गए, 6 मतलब कुछ कुल मिला के 6 लोग आपके यहाँ मेहमान आ गए हैं और आप मेहमानों का आवभगत करने के लिए क्या करेंगे? क्या करते हैं? आवभगत में चाय देते हैं, पूछते हैं ना ठंडा लेंगे या गरम, पूछते हैं कि नहीं पूछते? नहीं पूछते हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि 6 लोगों को एक ट्रे में ले जाके चाय सर्व करते हैं और अगर उसी को एक एक कप में लोगों को चाय सर्व की जाए तो वो कितना कठिन कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर वही सारा ग्रुप में एक बैच में हम चीज़ों को कन्वर्ट सेट करके उसको उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो वो कितने सीक्वेंस से और कितने प्रॉपरली तरीके से और कितने एक डिसेंट तरीके से हो जाता है। तो सेम यही काम हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण भी जो है कंप्यूटर के नहीं, कुछ घरेलू उदाहरण भी आपके लिए हम देते रहते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। कि चाय तो भाई सबको बनाने आता होगा, कंप्यूटर चलाने भी आता होगा और कंप्यूटर में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अब से जान जाइए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए तीसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इसे बोलते हैं। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मतलब लाभ हैं या इसे क्या क्या कहते हैं या कि ये किस तरह से कार्य करता है? तो चलिए देखते हैं कि इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, इसमें चल रहे हो जब, तो कार्य करने की अनुमति प्रोवाइड करता है। अगर इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक अगर प्रोग्राम चल रहा हो तो उनको एक एक करके क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, कार्य को करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि यूज़र सिस्टम से कई स्तरों पर इंटरैक्ट कर सकता है। जब कई सारे काम को एक साथ करने की हमें क्या कर देगा, हमें कह सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, तब इससे यूज़र सिस्टम से कई स्टेप में क्या करता है, कई तरह से क्या करता है, इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, यूज़र को गाइड के रूप में ये क्या करता है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ठीक, समझ में आया? तो ये तो समझ में आया, लेकिन लाभ कौन समझेगा, हम ही को समझना होगा। तो चलिए लाभ भी देखते हैं। तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ क्या है कि जब भी डीबगिंग हम करते हैं तो डीबगिंग को सरलता से किया जा सकता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक, और दूसरा लाभ क्या है कि यूज़र का इंटरैक्शन बढ़ जाता है ना। तो देखिए इसमें 2 लाभ हैं। पहला कौन सा, डीबगिंग के लिए हेल्प करता है या डीबगिंग को क्या करता है, सरल किया जा सकता है इसके द्वारा, और यूज़र का इंटरैक्ट बढ़ जाता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब आइए चौथा देख लेते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी मतलब कई सारे, तो वही है कि मल्टीटास्किंग अर्थात या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्क क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है उसके बारे में कुछ सूचना और इनके लाभ की बात की जाए तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, इसमें उपयोगिता बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है, मतलब कि मल्टीटास्किंग की उपयोगिता क्या हो जाती है, एक से अधिक कार्य को जब हम करते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, मल्टीटास्किंग हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि यूज़र को कार्य करने के लिए क्या बना देता है, ये सक्षम बना देता है कि यूज़र 1, 2 या 2 से अधिक कार्य को आसानी से एक साथ कर सकता है। तो ये हो गया इसके फ़ायदे या इसके लाभ या इसकी विशेषता। अब आ जाते हैं 5वां जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी मतलब क्या, कई सारे, है ना। तो वही है कि एक साथ कई प्रोग्राम कंप्यूटर पर वर्क किए जा सकते हैं। कई प्रोग्राम मतलब कई सारे कार्य को हम क्या कर सकते हैं, कई सारे प्रोग्राम को एक साथ कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जैसे इसके उदाहरण क्या दें, जैसे होता है ना
कि एक साथ कई सारे काम, जैसे कंप्यूटर पे बैठते हैं जब हम तो एक साथ टाइप भी कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, किसी को डाटा सेंड भी कर सकते हैं, कोई मैसेज भी कर सकते हैं। तो हुआ ना एक साथ कई सारे काम, तो कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, तो इसको आप लोग खोजते रहिए कि दोनों में अंतर क्या है, और अगर नहीं समझ में आता है तो कल वाले क्लास में हम आपको इसको क्लियर करेंगे कि मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूज़र ये सब के इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आइए इसके लाभ देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। हम जब एक साथ कई सारे काम करेंगे तो हमारे समय की बचत होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये रहे कुछ आपके 5 हमने आज बताया, और कल के वीडियो में 5 और बता देंगे जो आपके प्रोसेसिंग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते कल के वीडियो में, और इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक आप सोचिए और कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।